अंकिता एक गरीब घर की लड़की थी जो अपनी माँ दिव्या के साथ अपने छोटे से घर में रहा करती थी। वो और उसका बीएफ नितेश दोनों ही एम्बिशियस थे और बहुत बड़े इंसान बनना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक साथ कॉफी पीते हैं। तभी नितेश को एक कॉल आ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तभी वेटर आकर अंकिता से बिल मांगने लगता है। अंकिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बिल पे कर सके। तभी वो बिल काउंटर पर जाकर बोलती है, मैडम मेरे पास ना अभी इतने पैसे नहीं है। मेरा फ्रेंड बस आ ही रहा है, वो आएगा और वो पे कर देगा। बस आप थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए मैम, अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं, दुकान बंद करने का भी समय हो रहा है। तभी वहाँ का ऑनर आ जाता है और अंकिता से बोलता है, अरे मैडम, आपका शादी आपको छोड़कर भाग गया। अब हमें नहीं पता आप कहाँ से बिल देंगे, हमें बस हमारे पैसे चाहिए। तभी वहाँ रोशन नाम का एक मशहूर बिजनेसमैन आता है और अंकिता की मासूमियत देख उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसका बिल दे देता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, घबराइए मत, मैंने बिल पे कर दिया है। आई एम रोशन और आप? हाय, आई एम अंकिता। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो आएंगे। मतलब टाइम तो देखिए, कितनी रात हो गई है और हो सकता है ना कि कोई इमरजेंसी हो गई हो जिस वजह से वो नहीं आ पाए। अंकिता उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है और ये सब रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर नितेश देख रहा होता है। थोड़ी ही देर में रोशन अंकिता को उसके घर छोड़ देता है और वहाँ से जाने से पहले वो अंकिता को अपना कार्ड देता है और वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन अंकिता और नितेश एक पार्क में मिलते हैं जहाँ अंकिता उसे गले लगाते हुए बोलती है, कहाँ चले गए थे इतनी रात को? पता है मैं कितना डर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो शरीफ इंसान आ गया जिसने मेरी मदद कर दी, वरना तो पता नहीं आज क्या होता। थोड़ा मैनेज नहीं कर सकती थी क्या? तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम वहीं थे तो आए क्यों नहीं जब वो ओनर मुझे इतना बुरा भला सुना रहा था? तुम्हें कोई मेरी परवाह है भी या नहीं? अंकिता और नितेश की लड़ाई हो जाती है और अंकिता रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी वाला गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकलता है तो अंकिता देखती है कि ये गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि रोशन है जिसने उसकी मदद की थी। रोशन उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे आप यहाँ और इस हालत में? चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरी मदद करने के लिए। इट्स ओके। अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ क्या हुआ? आप इस हालत में कैसे? अंकिता उसे अपने और नितेश के बारे में सब बता देती है और रोते हुए बोलती है, उसने छोड़ दिया मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसे इस तरह रोता देख वो उसको सिंपैथी देता है और उसे घर छोड़ देता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद अंकिता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बेहद अच्छे से उठा लेती है और बहुत ही जल्द सबका दिल भी जीत लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास शकुंतला उसके हाथों में घर की चाबी देते हुए बोलती है, अरे मेरी प्यारी बहू, ये हमारे घर की चाबियां हैं और आज से इस पूरे घर की जिम्मेदारियां तेरी हैं। हाँ, तुझे तो पता है ना रोशन को खीर कितनी पसंद है, तो आज खीर बना लेना। बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है? माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, हमारे घर का रिवाज है, घर के हर सदस्य को बराबर का हक और दर्जा दिया जाता है ताकि उनके मन में किसी चीज की शिकायत ना रहे और खुद को वो हमसे अलग ना समझे। और हाँ,
तू तो इस घर की बहू रानी है, तो तुझे कैसे वो सम्मान ना दे जो सबको मिलता है। इतना बोल शकुंतला वहाँ से चली जाती है और ये सुन अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी उसका बीएफ आता है और उसके हाथों में जहर देते हुए बोलता है, आज अपना प्लान पूरा होने जा रहा है। बस तुम ये जहर उनकी खीर में डाल देना, फिर वो सब हमेशा के लिए सो जाएंगे। उसके बाद यहाँ के राजा रानी हम होंगे। मैं बहुत गलत कर रही हूँ। रोशन जी से मैंने सब झूठ बोला कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। वो बहुत अच्छे इंसान है नितेश, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे इतने दिनों की मेहनत सब खराब हो जाएगी अगर तुमने उनकी खीर में जहर नहीं डाला तो। अंकिता नितेश के आगे मजबूर हो जाती है और नितेश के घर में छुपते ही खीर में जहर डाल देती है और सबके खाना खाने के बाद वो सबको वो जहरीली खीर देती है, जिसे खाते ही रोशन और शकुंतला को बेचैनी होने लगती है और वो दोनों अंकिता से पानी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ नितेश आकर उनसे बोलता है, मैं अंकिता का असली प्यार हूँ और तुम माँ बेटों ने जो खीर खाई है ना, उसमें जहर था और अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। अंकिता फटाफट दोनों को पानी देती है और उनकी हालत थोड़ी ही देर में पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये देख नितेश हैरान हो जाता है और अंकिता का गला पकड़कर बोलता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने जहर नहीं दिया इनको, हैं? तभी तो ये दोनों अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, मैंने उन दोनों को कोई जहर नहीं दिया, कोई जहरीली खीर नहीं खिलाई मैंने उन्हें। मैंने तुम्हारे दिए हुए जहर को बदल दिया था। अरे जो इंसान किसी की जान लेकर राजा बनना चाहता है, कल को वो अपने स्वार्थ के लिए मेरे को भी मार सकता है। और तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। माँ जी, रोशन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है और अब मैं आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुमने ये सही नहीं किया अंकिता। तुमने अपने इस पति और इस बुढ़िया सास के लिए मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकिता पुलिस को बुलाकर नितेश को सलाखों के पीछे करवा देती है और अपने घर वालों से माफी मांग घर छोड़कर जाने लगती है। तभी रोशन उसको रोक लेता है और बोलता है, तुमने जो किया उस टाइम वो तुम्हारी मजबूरी थी। वो सब कुछ तुमने अपने प्यार के लिए किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर आज हम सही सलामत हैं तो तुम्हारी वजह से। नितेश की अंकिता को जहाँ जाना है वो जा सकती है, पर मेरी बीवी अंकिता को यहीं छोड़ दो। मैंने तुझे दिल से बहू माना है बेटा, घर छोड़कर मत जा, हमने तुझे माफ कर दिया। हाँ, अपने पति और सास का प्यार देख वो खुद को संभाल नहीं पाती और अपने पति के गले लगकर बेइंतहा रोती है। दोनों माँ बेटे उसको माफ कर एक बार फिर से उसको अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं और तीनों अपने घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनपुर गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान फावड़ा लेकर दोपहर की कड़ी धूप में अपने खेत की जमीन को खोद रहा था। काम करते हुए वो पसीने पसीने हो जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा गांव का सेठ उसकी हालत को देखकर कहता है, मूर्ख सुखिया, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन तेरे इन बंजर खेतों में फसल तो क्या घास भी नहीं उगने वाली। ऐसा क्यों कहते हो सेठ? ले देकर मुझ गरीब के पास यही 4 खेत तो हैं। थोड़ी मेहनत करने से क्या पता जमीन थोड़ी उपजाऊ हो सके। अरे तू बस अपने ही देख, तेरे बाप के रहते ये जमीन खराब हो गई थी। कितनी ही सिंचाई की इन 4 खेतों की तेरे बाप ने, लेकिन जमीनें बंजर की बंजर ही रही। तभी तो 4 खेत होने के बाद भी तू गरीब ही है। सेठ गरीब हूँ तो क्या अपने इन 4 खेतों से आस छोड़ दूं? सूखे ही सही, पर है तो मेरे ही ना। जब तक जिंदा हूँ इन्हें उपजाऊ बनाने के तरीके ढूंढता रहूंगा। तू गरीब बैल बुद्धि नहीं सुधरेगा। अरे ये जमीन तो किसी को दफनाने लायक भी नहीं लग रही मुझे। तभी वो सेठ वहाँ से चला जाता है और सुखिया फिर से खेत को फावड़े से खोदने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है। सुखिया अपने खेतों में पानी छोड़कर घर की ओर चला जाता है। कुछ देर में थका हारा सुखिया अपने छोटे से मकान में पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी रमा और उसके 2 बच्चे, बेटी मीना और बेटा सूरज रहा करते थे। रमा सुखिया को पानी देती है। तभी सुखिया कहता है, रमा बहुत भूख लगी है, खाना बना। हाँ, आज तो बन गया, लेकिन कल बनेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने। अनाज खत्म हो गया है घर में।
माँ शांत हो जाइए। बाबा थके हारे खेत से लौटे हैं, उन्हें पानी तो पी लेने दीजिए। अरे तो कौन सा खेत में फसल बोकर आ रहे हैं? कहने के लिए 4 खेत हैं, लेकिन काम एक में भी नहीं। देखिए, उन बेकार के खेतों में फालतू की मेहनत करने से अच्छा है किसी बड़े आदमी के खेत में मजदूरी कर लीजिए। कम से कम 4 पैसे तो घर में आएंगे ना। अपने खेत होते हुए मैं क्यों किसी के खेत में काम करूँ रमा? क्योंकि आपके गरीब परिवार को आपके वो बेकार 4 खेत 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, न ही आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। मेरी मानिए तो बेच दीजिए उन खेतों को। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बाबा खेत बेचने के खिलाफ हैं, आप जानती हैं ये बात, फिर भी आप ये कह रही हैं। मैं अपने खेत किसी हालत में नहीं बेचूंगा और तुम चिंता मत करो, हमारे हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। ये सब बातें छोड़िए बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुखिया एक गरीब किसान था जिसके कंधों पर घर के खर्च और 2 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। सुखिया के पास उसके 4 खेत जरूर थे, लेकिन उनमें फसल की उपज नहीं हो पाती थी क्योंकि सारे खेत बहुत पहले ही सूख कर बंजर हो चुके थे। लेकिन सुखिया को लगता था कि वो उनमें सिंचाई और खुदाई करके उसे उपजाऊ बना ही लेगा। इसीलिए वो अपने खेतों पर मेहनत किया करता था, जिससे उसकी पत्नी रमा परेशान रहा करती क्योंकि घर में आमदनी आने का और कोई साधन जो नहीं था। अगली सुबह सुखिया फिर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि शाम को पानी से सिंचाई करने के बाद भी उसके खेतों में कोई नमी नहीं है और वो सूखे के सूखे ही रहते हैं। वो निराश होकर घर आता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और घर में पैसों की किल्लत के चलते सुखिया आखिरकार गांव के एक बड़े आदमी के खेतों में जुताई की मजदूरी को शुरू करता है। एक रोज जब वो काम के लिए निकल रहा था, तभी उसकी पड़ोसन निर्मला उसे टोकते हुए कहती है, का हो 4 खेतन वाले भैया, सब कुशल मंगल है कि नहीं? अरे क्यों गरीब का मजाक बनाती हो निर्मला बहन? 4 खेत का मालिक दूसरे के खेत में मजदूरी करने जा रहा है बस। अरे इसमें मजाक बनाने वाली कौन बात है? अच्छा, हमरे एजी पूछ रहे थे, आप 2 महीना पहले 5000 रुपए उधार लिए थे ना, कब लौटा रहे हो? देखो हमको थोड़ी जरूरत है, इसलिए पूछ रहे हैं। निर्मला बहन, अभी तुमसे मेरी हालत कहाँ छुपी है? जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगा, थोड़ा समय दो। देखो सुखिया भैया, जरूरत के बखत पर हमने तुम्हारी मदद की, ऊपर से ब्याज भी नहीं मांगे। बाकी 1-2 दिन में उधारी चुका दो, कहें कि हमको भी पैसे का काम है ना। सुखिया बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और निर्मला अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई। समय बीतता है। सुखिया मेहनत से काम करके एक पैसे जोड़ता है ताकि उधारी लौटा सके, लेकिन तभी उसके बेटे सूरज की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी दवाई और इलाज में पैसे लगते जाते हैं और वो निर्मला के पैसे नहीं दे पाता। कि तभी एक रोज जब वो काम से नहीं लौटा होता, तब निर्मला उसके घर आती है। अरे निर्मला बहन, आप आओ ना, बैठो। बैठने नहीं आए हैं, मुझे तो बस ये बता दो भाऊजी, तुम की पैसे कब लौटाओगे हमको? अरे हमारी परेशानी समझो। निर्मला बहन, नाराज मत हो, अभी सूरज की तबीयत खराब है, पैसों की किल्लत हो गई है, वरना मैं आपके पैसे देने ही वाली थी। अरे पैसे की तंगी है तो 4 खेतन धरे हैं, उनको बेचकर अपनी तंगी काहे नहीं मिटाते? अरे हमको भी बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे अब। निर्मला गुस्से में रमा को बहुत कुछ सुनाकर चली जाती है। ये सब देखकर उसकी बेटी मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने बाबा के लौटने पर वो सारी बात उसको बताती है। तभी रमा भी सुखिया से कहती है, सही तो कहकर गई है निर्मला बहन। अरे 4 खेतों में फसलें तो लहराने से रही, कम से कम खेत की जमीन को बेचकर कुछ पैसे तो हाथ आएंगे। और अब भी समझ नहीं आ रहा ना आपको, तो हमें दफनाने के लिए बचा कर रखो अपने खेतों को। रमा की ये बात सुखिया को दुखी करती है और वो अपना फैसला बदलते हुए अपने 4 खेतों को बेचने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने और पास के गांव के बड़े सेठ और अमीर लोगों से बात भी करता है। लेकिन सूखे खेतों को खरीदने के लिए कोई राजी नहीं होता। एक रोज सेठ अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जिसमें चौंकते हुए वो एक खबर पढ़ता है। 1 महीने के भीतर चंदनपुर गांव को शहर से जोड़ने के लिए हाईवे बनाने की शुरुआत की जाएगी। क्या बात है, फिर तो वहाँ के आसपास की जमीनों को सरकार ऊंचे दामों पर खरीदेगी। 1 मिनट, उस गरीब सुखिया के 4 खेत भी तो मेन सड़क के पास ही पड़ते हैं। अगर मैं उसके सूखे खेत औने पौने दाम में खरीद लूं
तो मुझे 1 महीने बाद उस सूखी जमीन की अच्छी मोटी रकम मिल जाएगी। लेकिन ये खबर सुनकर सेठ से ज्यादा जो खुश होता वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। अगले दिन सेठ सुखिया के घर आता है और उससे खेतों को खरीदने की बात करता है। लेकिन सेठ 2 दिन पहले तो आपने मना कर दिया था मेरे सूखे खेतों को खरीदने से, तो फिर अब? अरे आपको क्या लेना देना, हम गरीब के सूखे खेत बिक रहे हैं, यही बहुत है ना। अरे सुखिया, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन तेरी ऐसी गरीब हालत देखकर मुझे तरस आ गया। तो मैंने सोचा कोई नहीं, जैसे इतनी जमीन है मेरे पास वैसे 4 खेत और सही। भगवान की दया से पैसों का बहुत धनी हूँ, तो खेत के जो भी पैसे बनते हैं उसे लेकर तेरी हालत में कुछ सुधार आ जाएगा। अपने चारों सूखे खेत बेचकर कुछ पैसे आने के चलते सुखिया सेठ को अपने खेत की जमीन देने के लिए राजी था। साथ ही सेठ से दाम का हिसाब किताब भी कर लेता है। अगले दिन सुखिया अपने खेतों की जमीन के कागजात लेकर खेत पहुंचता है, जहां सेठ पहले से ही अपने नौकर के साथ आया था। सुखिया आखिरी बार अपने चारों खेतों को नजरें उठाकर देखता है और खेत सेठ को बेचने के लिए कागजात पर अंगूठा लगाने को होता ही है कि तभी उसकी बेटी दूर से ही उसे आवाज लगाकर कहती है, बाबा रुकिए। उसके हाथ में वही अखबार होता है और वो दौड़ते हुए वहाँ आती है और सुखिया को हाईवे वाली खबर सुनाते हुए कहती है, बाबा ये खबर कल ही छपी है और ये कोई झूठी खबर नहीं है। काका की चाय की दुकान पर टीवी पर भी मैंने ये खबर देखी थी और सुरेश भैया के फोन में भी इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली। बाबा, क्योंकि हमारे चारों खेत इस मेन सड़क से लगते हैं और यही हाईवे बनेगा, इसलिए हमारी जमीन के लिए सरकार हमें अच्छी खासी रकम देगी। तो अब समझा मैं कि क्यों सेठ आप अचानक से खेत खरीदने को राजी हो गए। सेठ की बोलती बंद हो जाती है और सुखिया अपना फैसला बदलकर सेठ को खेत नहीं बेचता और ठीक 2 हफ्ते बाद सरकारी कर्मचारी उसके घर खेतों की जमीन को लेकर पूछताछ के लिए आते हैं और सारी कागजी काम होने के 1 महीने बाद सुखिया को उसके चारों खेतों के बदले एक अच्छी खासी रकम मिलती है और आखिर में उस गरीब के 4 खेत ही उसकी गरीबी को दूर करते हैं। रोज सुबह के समय अंशिका हाथों में चाय की ट्रे लेकर पूरे घर में घूमते हुए अपनी सास सरिता को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उसका पति सूरज वहां आ जाता है और गलती से उससे टकरा जाता है और ट्रे की सारी चाय उसकी शर्ट पर गिर जाती है। तो वो गुस्से में कहता है, अंशिका हद है यार, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पूरी की पूरी शर्ट खराब कर दी अपनी चाय से। एक तो मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ, बचा कुचा समय तुमने खराब कर दिया। सूरज जी, मैंने क्या किया है? आप बिना देखे ही तूफान मेल की तरह चलते आ रहे थे, जैसे ये घर नहीं कोई जॉगिंग ग्राउंड हो जहाँ आप भागते हुए चले आ रहे हैं। हटिए आगे से, पूरा फर्श खराब कर दिया। ओ हेलो मैडम, ये भी घर है, कोई होटल नहीं जो चाय की ट्रे हाथ में लिए पूरे घर में घूम रही हो। हे भगवान, मेरी वाइफ को थोड़ी अकल दो ताकि इसे सही गलत का फर्क समझ में आए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं पागल हूँ? मेरे अंदर दिमाग नहीं है? कहने की जरूरत नहीं है, तुम सच में पागल हो। यहाँ अपनी चाय से मेरी ऑफिस की शर्ट खराब कर दी, वो नहीं दिखाई दे रहा, फर्श खराब हो गई वो दिखाई दे रहा है। वाह क्या बात है, ऐसी ही वाइफ मिलनी चाहिए सभी को। वैसे तुम ये वेटर की तरह घर को होटल बनाकर चाय की ट्रे हाथों में लिए पूरे घर में क्यों घूम रही थी? वो मैं माँ जी को ढूंढ रही थी चाय देने के लिए, लेकिन वो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, पूरे घर में देख लिया। वो तुम्हें अभी दिखाई भी नहीं देंगी क्योंकि वो भी घर में नहीं होंगी, अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ सोसाइटी के पार्क में बैडमिंटन खेल रही होंगी। बैडमिंटन? वो भी इस उम्र में? माँ जी, आपको अपनी हड्डियों से प्यार नहीं है क्या, जो भजन करने की उम्र में जवान लड़कियों की तरह बैडमिंटन खेल रही हैं? देखना, ये बात कहीं माँ के सामने मत बोल देना, वरना माँ तुम्हें सीधा घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगी। और तुम्हें पता नहीं है, लेकिन माँ को बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलना आता है, वो हमें भी हरा देती हैं। और अब अगर तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हो तो मैं जाऊँ, अब ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए और नहीं होना चाहता। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अंशिका भी अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास हाथों में बैडमिंटन लिए पसीने से भीगी हुई घर आती है और सोफे पर अपना पैर पकड़कर बैठ जाती है। तभी अंशिका वहाँ आती है और अपनी सास को पैर पकड़े बैठे हुए देखकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप पैर पकड़कर क्यों बैठी हुई हैं? बिना बताए आप चली गई थी और अब इतनी देर से वापस आई हैं। बहू, मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है जो मैं कहीं भी जाने से पहले तुझे बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और रही बात पैर पकड़ने की, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है,
पैर नहीं उठ रहे मेरे। माँ जी, जब आप बुढ़ापे में जवानों वाले काम करेंगी तो पैरों में तो दर्द होगा ही ना। अब आपको इस उम्र में बैडमिंटन खेलने की क्या जरूरत है, बल्कि आपको तो पता है ना कि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है, फिर भी आप बैडमिंटन खेल रही हैं। बस कर बहू, बहुत जुबान चल रही है तेरी। ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ, तो मेरे आगे मुंह खोलने से पहले याद रखना कि इस घर में अभी भी मेरा ही राज चलता है। माँ जी, आप तो मेरे कहने का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको परेशानी हो। बैडमिंटन खेलने से आपको सांस लेने में और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो और आगे से मेरे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सरिता का बैडमिंटन खेलना कम होने की जगह बढ़ जाता है, जिसे देखकर अंशिका बड़ी परेशान थी। उसके लाख मना करने के बाद भी सरिता उसकी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सरिता अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ पार्क में बैडमिंटन खेल रही थी। तभी अंशिका वहां आती है और अपनी सास को रोकते हुए कहती है, माँ जी बस करिए, कितना बैडमिंटन खेलेंगी, आप परेशान हो जाएंगी। अभी कुछ ही दिन पहले आपके घुटनों में दर्द हो रहा था ना, और आपकी सांस भी बढ़ गई थी, इसलिए मैं मना कर रही हूँ, मत खेलिए। भगवान जी, ये बैडमिंटन खेलने वाली सास मेरी ही किस्मत में लिखना जरूरी था क्या? बहू, तू जाकर वहाँ बेंच पर बैठ जा। बस मेरा बैडमिंटन का गेम अभी खत्म ही होने वाला है, उसके बाद चलते हैं। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करियो। माँ जी बस करिए, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, चलकर कुछ खा लीजिए, उसके बाद अपना बैडमिंटन खेलने का शौक पूरा कर लेना। बोला ना बहू, जाकर बेंच पर बैठ, अभी कुछ नहीं। और तुझे ज्यादा भूख लगी है तो तू घर चली जा, मैं बाद में आकर खा लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर अंशिका गुस्से में जाकर पार्क में बड़े बेंच पर बैठ जाती है और अपनी सास का बैडमिंटन मैच देखने लगती है। तभी अचानक भागते हुए सरिता का पैर फिसल जाता है और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी और औरतें उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उनमें से एक औरत हंसते हुए कहती है, सरिता, सिर्फ बैडमिंटन लेकर घूमने और उसको खेलने का शौक रखने से बैडमिंटन नहीं खेला जाता है। उसके लिए ताकत और जान की भी जरूरत होती है, जो कि अब तुझ में नहीं है। उम्र हो गई है तेरी। सही कह रही है तेरी बहू एकदम। आंटी जी, वैसे उम्र आपकी भी कुछ कम नहीं है मेरी सास से, और खेल चाहे जो भी हो, उसमें गिरना संभलना तो लगा ही रहता है। उम्र के हिसाब से आपको भी भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ खड़ी होकर मेरी सास पर कमेंट पास कर रही हैं, या तो लोगों की चुगलियाँ करती रहती हैं, और काम ही क्या है आपको। चलिए माँ जी। अंशिका इतना कहकर अपनी सास सरिता को लेकर घर चली जाती है और उसकी चोट पर मलहम लगाते हुए कहती है, देखो ना माँ जी, जिनके साथ आप रोज खेलती हैं, आज वही आपका मजाक उड़ा रही थी। आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, खेली, लेकिन आपकी सेहत और उम्र देखकर ऐसे बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन बैडमिंटन खेलती रहेंगी तो तबीयत तो खराब ही हो जाएगी ना। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आराम करेंगी। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अंशिका इतना कहकर हल्दी वाला दूध लेने रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ग्लास में दूध लेकर आती है और अपनी सास को देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अपनी बहू के इतना समझाने के बाद भी सरिता की आदतों में कोई सुधार नहीं था। ठीक होते ही वो फिर से बैडमिंटन खेलने के लिए पार्क में पहुंच जाती है। ये सब देखकर अंशिका को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और दिन रात बिना आराम किए बैडमिंटन खेलने की वजह से एक रोज अचानक से सरिता की सांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सभी औरतें जैसे तैसे करके उसे घर लेकर आती है। अपनी सास की बिगड़ी हुई हालत देखकर अंशिका डर जाती है और डॉक्टर को जल्दी से कॉल करके घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आता है और सरिता का चेकअप करने के बाद कहता है, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक है, बस ज्यादा मेहनत करने की वजह से इनकी सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। लगता है ये दवा भी नहीं ले रही थी, इस वजह से इनको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर, दवा तो ये तब खाएंगी ना जब घर पर रुकेगी। ये तो बच्चों की तरह पूरा दिन बैडमिंटन खेलने में लगी रहती हैं। इतना तो कोई बच्चा भी नहीं खेलता होगा।
पता नहीं कैसे मुझे ये बैडमिंटन खेलने वाली सास मिल गई है। नहीं सरिता जी, इस तरह की लापरवाही इस उम्र में करना ठीक नहीं है। हर काम समय और उम्र को देखकर करना चाहिए। आगे से इन बातों का ध्यान रखिए। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंशिका अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है। देखिए, अगर आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है तो खेलिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी आप मुझसे बड़ी हैं, ज्यादा समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू और डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी ऐसी लापरवाही ना करने और अपनी हद से ज्यादा बैडमिंटन खेलने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है।